चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद अब हम लोग मोशन चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका यूनिट है उन्हें वन बाय वन रिवाइज करते हैं। मोशन चैप्टर में जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको आप हिंदी में दूरी और विस्थापन बोल सकते हैं। डिस्टेंस जो है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। वहीं अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका भी सेम यूनिट है, यानी कि मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इस फॉर्म में देख सकते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डिस्टेंस तो होना चाहिए, साथ ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। इसमें जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है स्पीड एंड एवरेज स्पीड, यानी कि चाल और औसत चाल। स्पीड के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। वैसे ही एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पे एवरेज स्पीड का भी जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं वेग और औसत वेग। वेलोसिटी के लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट सेम होता है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और हम लोग को पता है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो स्पीड होगा वो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका भी यूनिट सेम होगा मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है एसेलरेशन। हिंदी में आप इसको त्वरण बोल सकते हैं। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा एसेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि एसेलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एसेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो हमारा जीरो आएगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन टी। इसको हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे एसेलरेशन का जो यूनिट है वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एसेलरेशन का फॉर्मूला है ये भी पता होना चाहिए, जो कि हो जाता है एसेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, यानी कि a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के समीकरण। इसमें जो सबसे पहला इक्वेशन है वो हो जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जो है वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a जो है एसेलरेशन, और t यहाँ पे टाइम। इसी इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन है वो हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे जो s है वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, u जो है वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, t जो है वो हो जाएगा टाइम, और a जो है ये हो जाएगा एसेलरेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन है वो हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो v है उसका मतलब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, a यहाँ पे हो जाएगा एसेलरेशन, और यहाँ पे जो s है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग इस इक्वेशन को वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि वर्टिकल मोशन के केस में आपका जो a है उसी को हम लोग g से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। और आपको अर्थ के लिए जो ग्रेविटी का वैल्यू है ये याद रहना चाहिए, जो कि होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है तो हम लोग ए की जगह पे -g से रिप्लेस करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है तो हम लोग ए को +g से रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं न्यूटन के गति का नियम। तो इसमें बेसिकली हम लोग को 3 लॉज पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें आपको 2 लॉज में फॉर्मूला देखने को मिलता है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस का स्क्वायर। इसको हम लोग I इक्वल्स टू mr² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका हम लोग स्क्वायर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। मास का यूनिट हो जाएगा kg। यहाँ पे जो इनर्शिया का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोग बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप लॉ ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। इसका जो डेफिनेशन है वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ के अंदर में हम लोग बेसिकली 3 फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इसको आप P इक्वल्स टू m इंटू वी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मास का यूनिट हो जाएगा kg। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का जो आपको यूनिट याद रखना है वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड लॉ में ही हम लोग फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि हो जाता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको आप F इक्वल्स टू ma इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का यूनिट हो जाएगा kg, इसलिए हम लोग जो फोर्स का यूनिट है वो बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का एक और यूनिट होता है जो कि हो जाता है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको दोनों यूनिट्स याद रखने हैं। फोर्स के अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो हो जाता है डाइन, DYNE। यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए, जो कि हो जाता है 1 डाइन इक्वल्स टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के सेकेंड लॉ में जो हम लोग का थर्ड फॉर्मूला है वो हो जाता है इम्पल्स, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या फिर इसको हम शॉर्ट स्पैन फोर्स भी बोल सकते हैं। तो इसके फॉर्मूले को आप J इक्वल्स टू डेल्टा P इक्वल टू F इंटू डेल्टा T इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे फोर्स इंटू डेल्टा T के लिए यूनिट जो होगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। डेल्टा P यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट है वो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, इसलिए यहाँ पे इम्पल्स का जो यूनिट है वो kg मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड, ये दोनों ही इसके यूनिट हो जाएंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ में हम लोग बेसिकली एक्शन रिएक्शन लॉ देखते हैं। इसमें कोई भी एज सच फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई एक्शन फोर्स होगा उसका हम लोग को हमेशा एक रिएक्शन फोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप थर्ड लॉ को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जो कि वॉल पे एक एक्शन फोर्स अप्लाई करता है, मान लीजिए वो फोर्स F हो, तो वॉल के थ्रू उस पर्सन पे सेम अमाउंट का रिएक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो F अमाउंट का ही उस पर्सन पे लगाया जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हो जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो यहाँ पे आप इसको समझने के लिए हम लोग 2 सेलेस्टियल बॉडी का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक सेलेस्टियल बॉडी का जो मास है वो m1 है, जो दूसरा सेलेस्टियल बॉडी है उसका मास है m2, और दोनों के बीच में जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो r है, और जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं F है। यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा F इक्वल्स टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका G है उसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटी निकालने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा जी ऑफ एनी प्लैनेट इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एम है वो हो जाएगा मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि हम लोग को जिस भी प्लैनेट का ग्रेविटी निकालना है उस प्लैनेट का मास। यहाँ पे जो आर है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ प्लैनेट। यहाँ पे हम लोग जी का वैल्यू देख चुके हैं जो कि होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं प्रक्षेप गति। प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए हम लोग एक बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक बॉल है जिसको किसी एंगल थीटा पे किसी यू स्पीड पे फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे जो बॉल है वो किसी न किसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिलता है उसी को हम लोग बोल देते हैं रेंज, और ग्राउंड फ्लोर से जो भी वो हाइट अटेन किया होगा उसी को हम लोग बोल देते हैं हाइट। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली रेंज और हाइट इन दोनों का फॉर्मूला देखना होता है। तो यहाँ पे आपको जो पहला फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला है वो अपना हो जाएगा हाइट इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है जो कि हो जाएगा हाइट अपॉन रेंज इक्वल्स टू 10 थीटा अपॉन 4। तो ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे आपको रेंज और हाइट इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है, साथ ही इस रिलेशन को भी याद रखना है। मोशन चैप्टर में हम लोग का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। इसको आप हिंदी में घर्षण बोल सकते हैं। और फ्रिक्शन भी जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अभी आप इसको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं उसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रिक्शन के लिए जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो हो जाएगा फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे म्यू जो है वो हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम लोग स्मॉल f इक्वल्स टू म्यू इंटू आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक तरीके का फोर्स है जिसको हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रहे थे, यानी कि जब भी एक्शन होगा उसके अगेंस्ट में हम लोग को एक रिएक्शन फोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। यहाँ पे जो म्यू है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे फ्रिक्शन का भी जो यूनिट है वो न्यूटन में ही होगा। और फ्रिक्शन के लिए आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो याद रखना है कि ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में मोशन होने की टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए मोशन चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे हम लोग का यहाँ पे कवर होता है। अब जो हम लोग को अगला चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।